आज का जो लेक्चर है वो हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। प्राचीन इतिहास के तहत मौर्य प्रशासन अल्टरनेट साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट भी हो जाता है कई बार, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया कि अगर आपके एग्जाम में अगर आ जाता है मौर्य प्रशासन तो आप अच्छे से उसको लिख लें। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी हमने बता दिया है इस आंसर राइटिंग के माध्यम से कि यहाँ पे क्या क्या आप लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें मौर्य प्रशासन में इंक्लूड है उसके बारे में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मौर्य प्रशासन के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले जो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिली है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो चाणक्य या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिली है। और खास करके सप्तांग सिद्धांत का जो चर्चा किया गया है मौर्य प्रशासन में वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही लिया गया है। और यह राजनीतिक विज्ञान से संबंधित बुक है। नाम अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन यह मेन रूप से संबंधित किससे है? राजनीतिक से। इसीलिए यहाँ पे आप ऐतिहासिक सोर्स में लिख सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा है मेगास्थनीज का इंडिका, जो यहाँ पे यूनानी मेगास्थनीज आए थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा इंडिका। ऐसे उसका मूल कॉपी मिला नहीं है लेकिन जो भी अवशेष दूसरे किताब में इंडिका को लेकर के लिखे गए थे उससे मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होता है कि किस प्रकार से पाटलिपुत्र की नगर योजना या नगर नियोजन व्यवस्थित रूप से थी। उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें भी जो है मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा गया है, खास करके अशोक के समय के बारे में जूनागढ़ अभिलेख में लिखे गए हैं। उसके बाद है आपका अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, अशोक खुद ही मौर्य वंश का था और इसने भी जगह जगह लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख के माध्यम से पूरे भारत या जहाँ तक उस समय भारत विस्तृत था उन क्षेत्रों में अपने अभिलेख को रखवाया था। तो वो बहुत बड़े सोर्स मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के हैं। तो इन जो भी पुरातात्विक सोर्स हैं उसके आधार पर मौर्य प्रशासन के बारे में जो लिखा गया है उसके आधार पर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या वहाँ थे और आपको जब आंसर राइटिंग में पूछे तो कैसे लिखना है। सबसे पहले अर्थशास्त्र का विषय जो था, अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अर्थात राजा, मंत्री परिषद के बारे में, उसके तीर्थ या विभाग के बारे में, अध्यक्ष के बारे में, राजस्व किस प्रकार से आता था उसके बारे में, आर्थिक नियंत्रण के बारे में, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, दंड व्यवस्था जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में और कूटनीति के बारे में। इन 9 टॉपिक के बारे में जो जानकारी मिली है वो अर्थशास्त्र से ही मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिली है। उसके बाद इंडिका के जो विषय है उसमें नगर प्रशासन के रूप में पाटलिपुत्र का विवरण, सैन्य प्रशासन के बारे में, आर्थिक नियंत्रण किस प्रकार से था मौर्य प्रशासन का, उसका इंडिका से सोर्स मिला है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख से जो है स्वराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिला है। देखिए स्वराष्ट्र पर भी मौर्यों का शासन था लेकिन वहाँ पे मौर्य के अधीन ना रह करके ये स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, लेकिन समय समय पे टैक्स किसको देते थे? तो मौर्य के जो शासक थे उनको देते थे। तो वहाँ पे स्वराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है। और अशोक के अभिलेख के द्वारा प्रशासनिक सुधारों के बारे में वर्णन किया गया है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे शिलालेखों के माध्यम से, लघु शिलालेख या बृहद शिलालेख के माध्यम से अशोक ने अपनी लोक कल्याणकारी कार्य किए थे,
जिस कारण से हमें इनके शिलालेख से भी मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी एकत्रित होती है। अब देखिए, अब यहां से मेन रूप से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन की भूमिका किस प्रकार से देंगे वो देखिए, यहाँ पे आप भूमिका के रूप में ये चीज लिख सकते हैं। वो हमने मौर्य प्रशासन के ऐतिहासिक सोर्स के बारे में चर्चा कर दिया, इसको आप डिस्क्राइब कर लेंगे अच्छे से। अशोक द्वारा प्रशासनिक सुधार तक हो गया। अब आ जाइए भूमिका में, जैसे मौर्य प्रशासन से आप क्या समझते हैं या उसके बारे में विश्लेषण करें, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, और आज भी आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में भी मौर्य प्रशासन का ही राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो आपको दिखाई देता है। यह भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली है। अगर भारत में कभी केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई तो वो है मौर्य के प्रशासन में ही, यहाँ पे शुरुआत आपको देखने को मिलेगा। प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता था? तो राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों का प्रमुख था। ठीक है, कार्यपालिका जैसे अभी राष्ट्रपति होते हैं आपके देश में, न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट है, व्यवस्थापिका विधायिका जिसको बोलते हैं जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद हैं। तो इनका सर्वे सर्वा, इस टाइप के जो संगठन थे उस समय, उसका सर्वे सर्वा राजा ही होता था। इंडिका से पता चलता है, जो मेगास्थनीज ने लिखा है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के चारों तरफ अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी और उनको घेरे रखती थी बॉडीगार्ड के रूप में। अभी भी प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड रहते हैं? नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा परिषद, मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव ऐसे नहीं होता था। मंत्री परिषद के जो भी सदस्य होते थे वो उपधा परीक्षण के माध्यम से आते थे, यानी आईएएस आईपीएस जिस प्रकार से अभी बनते हैं ना परीक्षा देके, उस समय जो मंत्रीगण बनते थे वो भी परीक्षण के माध्यम से परीक्षा दे करके, और उनकी परीक्षा लेता कौन था? तो चाणक्य। चाणक्य प्रोफेसर थे और उन्हीं के माध्यम से वो परीक्षा होता था, और उसमें जो क्वालिफाई करते थे उस समय उनका वहां पे चुनाव होता था। ठीक है, और उनको 12,000 पन वार्षिक वेतन दिया जाता था। अति महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे, पुरोहित जो धार्मिक गुरु थे, सेनापति, सन्निधाता, युवराज आदि सम्मिलित थे। सन्निधाता मतलब हो गया राजकीय कोषाध्यक्ष, जो हिसाबबारी, जैसे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, उसी प्रकार से उस समय वित्त मंत्रालय को सन्निधाता कहा जाता था। वो एक अधिकारी के रूप में ही हुआ करता था, जिसको उस समय तीर्थ कहा जाता था। अब देखिए, इस समय तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18 थी। तो कुछ तीर्थ का नाम आप एग्जाम्पल स्वरूप वहां पे एग्जाम्पल में लिख देंगे। 18 नहीं लिखने लगेंगे, उतना टाइम आपके पास नहीं है। जैसे पुरोहित प्रधानमंत्री, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, युवराज राजा का उत्तराधिकारी जो उसका पुत्र हुआ करता था विशेष रूप से, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी, आटविक जो जंगल वन विभाग के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। तो इस प्रकार आप 5-6 एग्जाम्पल देकर के तीर्थ जो थे उस समय उनकी संख्या 18 थी, उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके अंदर अध्यक्ष काम करते थे, जैसे अभी मंत्रालय है, मंत्री परिषद है, सब जैसे शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री होते। अब उसके अंदर क्या होगा कि एक शिक्षा सचिव होगा, पूरे बिहार का जैसे है उसका एक हेड होगा। उसी प्रकार से उसके अंदर अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी संख्या 26 थी, और ये विभिन्न विभाग के हुआ करते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। और संभवतः मेगास्थनीज ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है। जो मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया है तो वो इन अध्यक्षों के लिए ही किया है। जैसे पन्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष, जैसे होता है ना अभी भी वाणिज्य कॉमर्शियल जो भी काम होता है, टैक्स असिस्टेंट वगैरह। सूरा अध्यक्ष जो शराब विभाग है, आबाकारी विभाग, शराब विभाग, मदिरा विभाग, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको सूरा अध्यक्ष कहा जाता था। सूना अध्यक्ष बूचर खाना, जहाँ पे जीव जंतुओं की को जो है काटा जाता है उसको बूचर खाना बोलते हैं, तो उसके अध्यक्ष सूना अध्यक्ष कहलाते थे।
गणिका अध्यक्ष, गणिकाओं के अध्यक्ष, जो वेश्यालय हुआ करती थी तो उसके जो अध्यक्ष होते थे उनको गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष, जो राजकीय जमीन हुआ करता था, कृषि के लिए विभाग हुआ करते थे, उसके जो अध्यक्ष होते थे, क्योंकि वहाँ पे राजाओं की भी भूमि होती थी, वहाँ पे लोगों को कृषि करने के लिए दिया जाता था, उससे टैक्स लिया जाता था, तो वैसे अध्यक्ष जो उनका नियंत्रण करते थे वो सीता अध्यक्ष कहलाते थे। तो ये 2-4 पक्ष आप अध्यक्ष के रूप में भी मेंस में लिख देंगे तो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग आपका माना जाएगा। और इनका वेतन 1000 करसापन वार्षिक था, ठीक है। तो इनका वेतन में अब कमी है, तो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए इसकी 3 श्रेणियां थी। एक अमात्य जो सबसे ऊपर थे मंत्री, दूसरा मंत्री परिषद के सदस्य, और तीसरी श्रेणी में लेवल 1, जैसे अभी भी ये लेवल A का जॉब, लेवल B का जॉब, लेवल C का जॉब, लेवल D का जॉब। तो जिस प्रकार से अभी उस समय भी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में जॉब बटा हुआ। अब आ जाइए प्रांतीय प्रशासन के बारे में क्या लिखेंगे। केंद्र जो था, पूरा केंद्र जहां से मौर्य शासक शासन करते थे, तो वो डायरेक्ट रूप से वह शासन नहीं करते थे। वो क्या किए थे, अपने केंद्र को प्रांतों में बांट दिया था और उसका जो वायसराय रूपी एक अधिकारी बना दिए थे, जिसको प्रांतपति या आर्यपुत्र कहा जाता था। जैसे अभी के मुख्यमंत्री हैं, उस समय प्रांतपति या आर्यपुत्र के नाम से जाने जाते थे। उनको केंद्र या राजा के द्वारा वहां पे भेजा जाता था, जैसे अभी राज्यपाल को भेजा जाता है केंद्र के द्वारा, जस्ट लाइक। केंद्रीय प्रशासन की भांति प्रांतीय प्रशासन में भी मंत्री परिषद होते थे और उनका सीधा संबंध कहां से था, केंद्र से था। अशोक के समय 5 प्रांत का उल्लेख किया गया है। एक आपका है उत्तरापथ में आप तक्षशिला लिख सकते हैं, जिसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी राजधानी थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची पूर्वी जो था उसका पाटलिपुत्र राजधानी थी। तो उसके बाद एक कलिंग था, कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो इन 5 प्रांतों में बटा हुआ था आपका मौर्य का प्रांत, और यहाँ की राजधानी अलग अलग थी और यहाँ पे केंद्र के द्वारा शासन चल रहा है। स्वराष्ट्र भी था, लेकिन वह अर्ध स्वतंत्र प्रांत था, पूरा रूप से वह स्वतंत्र न था और न ही उसमें पूर्ण रूप से शासन किया जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए इनके प्रशासन के विभाजन को निम्न रूप से आप प्रांतीय प्रशासन को आप समझ सकते हैं। ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर क्या है, केंद्र है। केंद्र के नीचे क्या होगा, प्रांत होगा। प्रांत के नीचे क्या होगा, मंडल होगा। मंडल के नीचे क्या होगा, विषय होगा। विषय के नीचे क्या होगा, स्थानीय होगा। स्थानीय के नीचे द्रोणमुख होगा, खावर्तिक और संग्रहण। अब देखिए यहाँ पे केंद्र में, प्रांत में कौन होंगे, आर्यपुत्र या कुमार कहलाते थे, जो इसके मेन होते थे, हेड होते थे। केंद्र में तो राजा है ही, प्रांत में कुमार या आर्यपुत्र। जो जिला लेवल है उसको मंडल कहा जाता था, ठीक है, उस समय का, सॉरी, जिला से ऊपर वाले लेवल को, जैसे अभी भी आता है ना मंडल, जैसे परमंडल होता है। किस परमंडल में रहते हैं, जैसे बेगूसराय हो गया मुंगेर परमंडल में, नहीं पटना परमंडल है, उसी प्रकार से 9 परमंडल हैं। तो मंडल ये शब्द का प्रयोग प्रांत के बाद हुआ है, जिसके प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहलाते थे, उसके मेन हेड जो होते थे। उसके नीचे जो जिला था वो विषय के रूप में जाना था, उसके अध्यक्ष विषयपति या स्थानिक होते थे। स्थानीय 800 गांवों का समूह हुआ करता था। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह हुआ करता था। खावर्तिक 200 गांवों का समूह हुआ करता था और संग्रहण 10 गांवों का समूह हुआ करता था और उसके अध्यक्ष गोप या ग्रामणी होते थे, ठीक है। ग्राम के अध्यक्ष कौन होते थे, सबसे छोटी इकाई ग्राम है उसके ग्रामणी, और संग्रहण के 10 गांवों का समूह है उसके गोप। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना करके, ट्री स्ट्रक्चर ड्रा करके सबको ऊपर से नीचे तक लिख देंगे और उसके अध्यक्ष के बारे में जो भी यहाँ लिखा है वो चर्चा कर देंगे। उसके बाद आइए नगर प्रशासन का वर्णन जो मेगास्थनीज ने किया है उसके बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका से ही पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है, यह शब्द का जरूर प्रयोग करेंगे। उसने नगर प्रशासन के अधिकारी को क्या कहा है, एस्ट्रोनोमोई। उसके अनुसार ये एक जिला के अधिकारी भी हुआ करते थे, उसको एग्रोनोमोई कहलाते थे या कहा जाता था, और वही सड़क निर्माण के भी अधिकारी थे। कौन, एग्रोनोमोई, यानी शहर के अधिकारी, पूरे शहर के एस्ट्रोनोमोई थे, जबकि जिला के अधिकारी कौन थे, एग्रोनोमोई।
और सड़क निर्माण का विभाग एग्रोनोमी के पास ही था, ऐसा नगर प्रशासन के वर्णन में इंडिका में लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा। उसके बाद इंडिका में यह भी लिखा गया कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थी। कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी 5-5 की 6 समितियां, यानी 5 6 का 30, तो 30 लोगों का एक क्या था? सदस्यों की समिति थी, जिसमें आप लिख सकते हैं एक पहला था शिल्प कला समिति। पहला क्या था? शिल्प कला समिति, नगर के सड़कों एवं भवनों के निर्माण का, शिल्प कला, शिल्प से जुड़ा हुआ है। दूसरा विदेश समिति, जो विदेश से आएंगे उनके रहने खाने, दवा दारू या मृत्यु हो जाने पर उनके अनुसार उसको जलाना, चूंकि हिंदू धर्म के लोग का जो है मृत्यु होने पे अलग परंपरा है, समाधान का सबका अलग अलग है, तो उसके अनुसार उसको वहाँ पे जो है अंतिम संस्कार करने का काम उस डिपार्टमेंट को था। यानी सारा डाटा रखना, ठीक है, जो विदेश से आते, चूंकि उस समय बहुत सारे लोग विदेश से भी आया करते थे, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या समिति हुआ करती थी, जो अभी आपका काम होता है, जो भी जननांकीय डाटा को रखने का काम जो है आरओ रेवेन्यू अफसर का होता है एक ब्लॉक लेवल में, तो उस समय भी जो है जनसंख्या समिति हुआ करती थी और ये जन्म और मृत्यु रजिस्टर तैयार करती थी, ठीक है। अभी भी आप जाते होंगे, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक लेवल पे बनता है, उसी प्रकार का उस समय भी व्यवस्था था। उद्योग व्यापार समिति हुआ करता था, वो उद्योग व्यापार पे नियंत्रण करती थी। वस्तु निरीक्षण समिति वो चेक करता था कोई मिलावट भी है, उसको मिलाना नहीं है, उस तरीका से। अभी भी इंस्पेक्टर होते हैं ना, फूड इंस्पेक्टर, तो उस समय वस्तु निरीक्षक समिति थी। कर निरीक्षक समिति थी, जो टैक्स देखती थी कि करों का विवरण रखना, कर चोरी करने पर उसको मृत्यु दंड तक सजा हो जाता। अगर कोई टैक्स चोरी करता था तो उसको मृत्यु दंड तक सजा था। उस समय बहुत कड़ा रूप था सजा के मामले में। ये सारे तो आपकी समितियां थी जिसके माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से प्रशासन चल रहा। अब आ जाइए गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जानिए। गुप्तचर व्यवस्था जो अभी का, जैसे आपके देश में गुप्तचर है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, या उसके माध्यम से, या रॉ के एजेंट जो होते हैं वो विदेशों में जाकर के भी भारत के लिए सूचना एकत्रित करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मौर्य प्रशासन गुप्तचर के मामले में बहुत आगे था। इसके प्रमुख अधिकारी सर्प महामात्य या महामात्य सर्प शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसमें मेन रूप से 2 प्रकार के होते थे। एक संस्था के रूप में जो संगठित होकर रहते थे, ऑफिस बना करके, उसमें खास करके काप्टिक रूप विद्यार्थियों के भेष में वो घूमते थे, विभिन्न भेष में। उदास्थित, उपास्थित होना चाहिए, अब जो भी है, उदास्थित सन्यासी के भेष में, गृहपतिक किसान के भेष में, वैदेहक व्यापारी के भेष में, तापस तपस्वी के भेष में। इन विभिन्न भेष बना करके ये लोग जो गुप्तचर थे लोगों के बीच में घूमते रहते थे और गुप्त सूचनाओं को प्रशासन को पहुंचाते रहते थे, ठीक है। अब आ जाइए संचरा। ये क्या थे? भ्रमणशील थे, घूम घूम करके पता करते थे। उसमें क्षत्रियों का कोई परिवार नहीं होता, सबसे ज्यादा क्रूर, मतलब ये माने जाते इनका कोई परिवार नहीं हुआ करता था। तीक्ष्ण सूरवीर हुआ करते थे, रसद बहुत क्रूर हुआ करते थे। परिवर्जिका भिक्षुणी के भेष में रहती थी, खास करके रहते थे, और इसमें महिलाओं या वेश्याओं की नियुक्ति इसमें किया जाता था परिवर्जिका में। और ये लोग दुश्मन के पास जा करके गुप्त सूचना एकत्रित किया करते थे। तो गुप्तचर, और इसके अतिरिक्त भी क्या था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस समय के हिसाब से पुलिस भी थी, जिसको रक्षिण कहा गया। क्या कहा जाता था? रक्षिण। तो जो अभी का स्ट्रक्चर है उसी रूप में आप देख सकते हैं कि आपके प्राचीन समय में भी वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है प्रशासन में। न्याय प्रशासन में जो कानून व्यवस्था था, तो सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय हुआ करता था। अभी भी आप देखिएगा गांव में सरपंच लेवल पे होता है। इनमें ग्रामीण और ग्राम विरोधो जो लोग हुआ करते थे वो मिल करके क्या करते थे? न्याय देते थे। न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार की थी। धर्मस्थीय, जिसको दीवानी न्यायालय कहा गया, दूसरा कंटक शोधन, जिसको फौजदारी कहा गया, और न्यायाधीश को परदेष्टा कहा जाता था। जो परदेष्टा जो हुआ करते थे वही कंटक शोधन फौजदारी मामला के निर्णय का भूमिका निभाते थे। और जो धर्मस्थीय दीवानी, दीवानी मतलब जिसमें
मारपीट नहीं हो, मतलब ऐसा मामला जिसमें सजा नहीं होता है, बस बात सुलझा करके मामला निपटा दिया जाता है। फौजदारी में हो गया मारपीट हो जाना, मर्डर हो जाना, क्राइम होना, ठीक है। तो धर्मस्थ या व्यवहारिक उसमें क्या होते थे, अपने धर्म के आधार पे वहां पे निर्णय देते थे। तो ये आप न्याय प्रशासन में लिख देंगे। उसके बाद कानून जो बनाए गए थे वो 4 प्रकार से बनाए जाते, एक धर्म के आधार पर। जो सार्वभौमिक कानून था, जो धर्म में जो दिया गया व्यवहार, पुराने जो निर्णय राजा या अन्य जो भी जो धर्मस्थ या व्यवहारिक के द्वारा दिया गया है, तो उसको जैसे अभी भी क्या होता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि जो निर्णय देती है उसको सुरक्षित रखती है, फिर उस टाइप का मामला होता है तो उसी टाइप से निर्णय देती है, ठीक है। उसके बाद चरित्र, तो गांव का अपना अपना रीति रिवाज परंपरा होता है, तो उसके हिसाब से भी वहां पे निर्णय दिया जाता था। चौथा था राज शासन, राजा अपने मन से कोई कानून बना सकता था। जैसे अभी राष्ट्रपति को कानून बनाने का पावर है, वो खुद भी जो है कानून बना सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार है ना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। उसी प्रकार से उस समय भी राजा को एक कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद आय मेन रूप से राजस्व के लिए वो लोग किस पे डिपेंड थे, तो भूमि कर पे। और भूमि कर 2 भाग थे वहां पे, एक सीता, जो राजभूमि पे खेती से होता था आय, जो राजा की भूमि थी उस पे जो खेती से आय होता था उसको सीता कहा जाता था। और भाग जो लोग स्वतंत्र रूप से जो खेती करते थे, किसान जिनकी खुद की जमीन थी, तो वो भी 1/6 भाग से लेके 1/4 भाग तक टैक्स देते थे, कर देते थे। और जहां पे सरकार उसको या वहां का जो प्रशासन उसको सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराती थी, उसमें 1/3 भाग जो है उनको टैक्स के रूप में, कर के रूप में अनाज देना पड़ता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आय का प्रमुख सोर्स वहां पे राजस्व ही है, कर ही है। सैन्य प्रशासन, प्लिनी के अनुसार जो है सैन्य जो थी वो मेन रूप से पैदल सेना का बांट दीजिए, 6 लाख लगभग पैदल सेना थी, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 रथ था और कुछ हाथी भी थी, ठीक है। हाथी की भी संख्या आप लगभग यहाँ पे मुझे लगता है कि 15,000 के आसपास हाथी भी था, ठीक है। तो ये छूट गया है, तो हाथी भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब मिल करके ये मतलब इनके पास सेनाओं का समूह में संख्या थी। और सैनिक के लिए एक अलग पृथक 5 सदस्यों की 6 समितियां बटी थी, जो सैनिकों की देखरेख और उससे मिले जुले जो कार्य हैं सैनिकों के लिए वो किया करती थी। जैसे 6 समिति, प्रथम समिति का क्या काम था, जल सेना की व्यवस्था करती थी। प्रथम समिति जल सेना के लिए व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री एवं यातायात एवं रसद व्यवस्था करती थी, यानी जो युद्ध करने के लिए सेना जाएगी उसके लिए यातायात कहाँ से आएगा, उसके बाद उनके लिए खाने के लिए भोजन कहाँ से आएगा, रसद पानी, उसकी व्यवस्था करने का काम दूसरी समिति का था। तीसरी समिति पैदल जो सेना आ रही उसकी देखरेख करती थी। चौथी समिति जो अश्वरोही थे, घुड़सवार थे, उनके लिए व्यवस्था करती थी। 5वीं समिति गज सेना की व्यवस्था करती थी। और 6ठी समिति रथों के सेना की व्यवस्था करती थी, जो रथ पे जो सेना जाएगा उसकी व्यवस्था, जो हाथी पे जाएगा उसकी अलग व्यवस्था, घोड़ा पे जाएगा उसके लिए अलग व्यवस्था, पैदल सेना जाएगा उसके लिए अलग व्यवस्था। यानी 6 समिति के माध्यम से वहां पे पूरा सेनाओं को कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे लिख करके लास्ट में आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य प्रशासन वर्तमान संदर्भ में भी देखने को मिल रहा है, यानी क्वेश्चन का जैसा भी होगा आप वैसा अपना निष्कर्ष निकाल करके लिख सकते हैं कि इस प्रशासन का महत्व आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी हमारी जो राष्ट्र का जो प्रशासन है कहीं ना कहीं मौर्य प्रशासन से मिलता जुलता है। इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का और भी वीडियो लेक्चर चाहिए तो 7070634348 पर ज्वाइन मी लिख करके भेज सकते हैं और ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लोड करके आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोग को